हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लांट किंगडम से पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम में क्लोरोफाइसी और उससे रिलेटेड टॉपिक को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग अंबिका, नितिका, सोनू, वेरी गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, उम्मीद है वो सारी बातें आप लोगों को एकदम क्लियर होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसे कहा जाता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे आप रिवाइज करते रहें। इन चैप्टर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितनी आसानी से ये हमारे दिमाग में आते हैं उससे तेजी से दिमाग से, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? फियोफाइसी हमें पढ़ना था, है ना। फियोफाइसी हमने क्लोरोफाइसी पढ़ लिया था, हमने क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट पॉइंट क्या पढ़ना है हमें अभी? अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था क्लोरोफाइसी के बारे में। इसके बाद ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी हमने कंप्लीट कर लिया था, है ना। ये हमने पूरा बात कर लिया था समयुग्म की, असम युग्म की, विषम युग्म की क्या बारे में। एक बार जल्दी से इसका रिवीजन करा देते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये पूरा पार्ट पढ़ा कि कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, क्लोरोफिल, तेल बूंदा की वगैरह वगैरह क्या होता है, भीतरी सतह सेलुलोज की और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया है पूरा, है ना। क्लियर है? क्लोरोफाइसी पूरा क्लियर है? यस या नो? लास्ट क्लास में पढ़ा आप लोगों ने इसे? जवाब दीजिए। आपने आखिरी पॉइंट पे सबसे आखिरी में जो चीजें पढ़ी हैं वो क्लियर हैं? यस या नहीं है तो भी बता सकते हैं। नो? बिट्टू कुमार पढ़े नहीं हो बेटा, हैं? पहली बार था, दिखाई दे रहा हो आपका शकल हमको। पहले पुरानी वीडियोस को देखो, उसे पढ़ो और जो चीज समझ में नहीं आए फिर मुझे आप लोग जरूर बताना, ठीक है। चलिए, तो अब अगले पार्ट में आते हैं कि क्लोरोफाइसी का पूरा पार्ट क्या। क्लोरोफाइसी के तीन जो हम लोगों ने पढ़े थे कि क्या क्या यूज होता है, ये स्ट्रक्चर हमने पूरा पढ़ा था और ये पूरा पार्ट अब मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन करा देता हूं। क्लोरोफाइसी के बारे में सीधी सी बात है भाई, हरा कलर है। क्लोरोफिल जो है वो हरा कलर है। इसके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसका क्लोरोप्लास्ट जो है अलग अलग टाइप का दिखाई देता है। ये शेप हमने बात की थी, अलग अलग शेप का रहता है, कभी भी अलग शेप का हो सकता है। इसके बाद इनके पास में जो स्टोर होता है वो पायरेनॉइड स्टार्च है। पायरेनॉइड स्टार्च मतलब क्या है? ये जो स्ट्रक्चर अंदर वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो पायरेनॉइड है और उसके बाहर स्टार्च। तो पायरेनॉइड अंदर की संरचना जो प्रोटीन से कवर रहता है, दैट्स व्हाई पायरेनॉइड कहते हैं। बाहर की तरफ में स्टार्च कवर रहता है। इसके अलावा कुछ तेल बूंदक के रूप में, ऑयल की ड्रॉपलेट्स के तौर पर में भी यहां पर न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। ओके, आपका स्वागत है बिट्टू कुमार। आपको क्या करना है कि आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस अपडेट की हैं, कम से कम इस चैप्टर की, वो कल परसों जब भी क्लास अटेंड आप दोबारा करेंगे उससे पहले आपको पूरा कवर करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले सवाल की तरफ में, सवाल में प्रायः कठोर कोशिका भित्ति होती है। इनके पास कोशिका भित्ति, एक सेल्लोज की और एक पेक्टोज की, दो कोशिका भित्ति दिखाई दे रही है। एक पेक्टोज की है और एक जो है सेल्लोज की है। अब कौन सेल्लोज की है? अंदर वाली। बाहर वाली किसकी है? पेक्टोज की। बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल पढ़ा था, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा। इसका ट्रिक शॉर्टली मैंने बताया था कि आपको इसे पढ़ना है। कैरोटीनॉइड्स अलग मटेरियल है, वो उसके रंजक की वजह से नहीं, कलर जो है वो क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से होता है। कैरोटीनॉइड का मैंने चार्ट आपको बताया था कि इनके पास में और ये जो चीज मटेरियल है वो ये सब है, ठीक है। आपको कैरोटीनॉइड्स मेन जो पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी के डेटाज हैं, उसके बेसिस में हमें बात करनी है। अब हम आगे बात है क्लोरोफाइसी के बीच में मैंने बताया कि ये जनन जो है वो टूटने से भी होता है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अलैंगिक जनन जूस्पोर के द्वारा होता है क्योंकि इनके पास में ऐसा फ्लैजिला पाया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो फ्लैजिला युक्त जूस्पोर पाया जाएगा। नाम क्यों इसका जूस्पोर? क्योंकि ये चलता है, इसके पास फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये बीजाणु बनेगा कहां? बीजाणु धानी में। ये भी बात हमने की थी। लैंगिक जनन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत सारी कोशिकाओं में हो सकता है। दो प्रकार के युग्मक हो, समयुग्मक, असमयुग्मक, विषम युग्मक, ठीक। फिर हम लोगों ने अलग अलग बात की थी। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फियोफाइसी के बारे में। ओके, फियोफाइसी क्या है और उसके क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फियोफाइसी शब्द से ही क्लियर होता है ये भूरा शैवाल है। भूरा दिखाई देता है। इस डायग्राम में आप देखिए लगभग ये भूरा ही दिखाई देता है। ये ज्यादातर समुद्री आवास में रहता है। ज्यादातर कहां रहता है? समुद्री आवास में रहता है। माप और आकार में इनमें बहुत ज्यादा भिन्नता होती है। आप देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुख्य रूप से जो पूछने वाला भाग है, इसकी आकारा साखी के तौर पर तंतुमय लेकर अलग अलग तरीके की हो सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इनका एग्जाम्पल केल्प।
केल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है। तो कुछ छोटे भी रहते हैं और कुछ बहुत बड़े भी रहते हैं। तो छोटे से लेकर बहुत बड़े तक इनका एग्जाम्पल जो है, जैसे ये केल्प वाला पार्ट है ना, मैक्रोसिस डायस्टी से कहते हैं, ये इतना बड़ा पार्ट है और ये सवाल है फियोफाइसी का। और बाकी सब ये छोटे 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 जो दिखाई दे रहे हैं ये तो है ही। सबसे बड़ा पार्ट 100 मीटर तक, समझ रहे, 100 मीटर छोटा नहीं होता भाई, बहुत बड़ा होता है 100 मीटर। यहां से लेकर मतलब समझ लो कि बहुत बड़ा पार्ट है, ये 1 मीटर है, इसके ऐसे 100 पार्ट सोच लो, 100 मीटर कितने बड़े होंगे, तो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। मुख्य रूप से क्या पूछा जाएगा फियोफाइसी के बारे में, क्लोरोफिल ए एंड सी, ये दो बातें हो गई जो इनके कलर को बनाते हैं। और कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल जो है, जो जैतूनी, इनके अलग अलग शेड को देता है। भूरा मतलब एकदम परफेक्ट भूरा नहीं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं। इनका रंग जो है वो जैतूनी हरे से लेकर अलग अलग आकार के भूरे तक में अलग अलग शेड का हो सकता है, अलग अलग रंग इनके पास में हो सकता है। तो इस तरीके से इसका कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये कलर, ये 4, 5, 10 प्रकार के कलर बनाते हैं। और ये कलर का मुख्य कारण क्या है? भूरा सवाल इसका नाम है। तो भूरा है क्यों, यह सवाल बहुत पूछा जाता है, इसलिए ध्यान पे रखिएगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल, ये जरूरी है, इसे हमें पढ़ना जरूरी है कि ये 4 केमिकल इसकी जिम्मेदारी है। इसे कोई भूरा बनाता है तो ये 4 केमिकल बनाते हैं। दिल से, ध्यान से इन चारों का नाम आपको याद करना है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ए बी ए सी तो याद हो गया। अब आ गया कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। उम्मीद है एकदम समझ में आया होगा। ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। मैंने कहा था ना कि ये शेड जो हैं वो कलर देने का काम अलग है। ये ए और सी जो है वो प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं, ये भोजन के लिए जिम्मेदार हैं, कलर के लिए नहीं। कलर जो जिम्मेदारी है वो ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन की वजह से है। वो दोनों एक दूसरे के ना मतलब समान ही है। फ्यूकोजेंथिन भी जो है वो ज़ैंथोफिल का ही एक मिलता जुलता भाई टाइप का है, समझ लो, दोनों एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसकी आकृति पढ़ी, केल्प 100 मीटर का होता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसका रंग किस वजह से होता है, तो वो 4 केमिकल, और इसके शेड के वजह जो है वो ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन है। ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा क्लियर समझ में आएगा। ये सब इसके एग्जाम्पल है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब अगला सवाल, फियोफाइसी के बारे में कुछ और मजेदार बातें हम पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें जो भोजन स्टोरेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचयित होता है। उसके पहले वाले पास में स्टार्च था जो पायरिनॉइड में मतलब संरक्षित रहता था। इसका जो भाग है वो लैमिनेरिन तथा मैनिटॉल है। लैमिनेरिन तथा मैनिटॉल है, ये 2 भाग मुख्य रूप से काम करते हैं, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। ये याद रखिएगा, क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट। जैसे स्टार्च है, जैसे सुक्रोज है, जैसे फ्रुक्टोज है, जैसे ग्लूकोज है, वैसे ही ये दोनों केमिकल है लैमिनेरिन और मैनिटॉल। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसमें स्टोर रहते हैं। इसको मैंने पहले ही चार्ट में समझा दिया है, तो इन बातों पे आपको अलग से कोई कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। चार्ट में मैंने पढ़ाया कि इसके पास क्या स्टोर रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये स्टोर रहता है। अब जो कायिक कोशिका है सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति की बनी होती है। तो इनके बाहर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज की। क्लोरोफाइसी की किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज और पेक्टियोज की, ठीक है। पेक्टिन जैसे हम कहते हैं उसके पास में जो रहता है वो है। ये बार बार याद रखते रहिएगा, पहले जो पढ़ रहा है उसको कंपेयर पीछे से करते रहिएगा। इनके बाहर की तरफ में एल्जिन का एक जिलेटिन आस्तर होता है। तो मतलब इनके बाहर की तरफ लेयर देखेंगे तो बाहर की सब चीज ठीक है, लेकिन इसके भी बाहर, सेल्यूलोज के बाहर भी एल्जिन की एक परत पाई जाती है। ये मुख्य बात हो गई। तो मेन 2 बातें। अब इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इनके पास में प्रेजेंट होगा। इनके अलावा इनके पास में रसधानी तथा केंद्रक भी रहता है। ये सब उसमें, रसधानी मतलब वैक्यूल्स, ये सभी प्लांट में रहता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इनका जो संगठन है, संगठन की कुछ मजेदार बात है, संगठन को हमें समझना है। अगर हम इसके पौधों को ऐसा देखेंगे, प्लांट को देखेंगे, तो हमें कुछ दिखाई देगा नीचे ऐसा कुछ मटेरियल जो उसे चिपकने वाला हो, ये पकड़ने वाला, ये पकड़ने वाला। फिर उसके आगे एक छोटे से डंडे जैसी संरचना, इसमें भी दिखाई दे रही, इसमें भी दिखाई दे रही, इसमें भी दिखाई दे रही, और फिर उसकी ऐसी शाखा जैसी संरचना, ये उसकी शाखा दिखाई दे रही। तो 3 प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पहले उसका जड़, बीच का तना जैसा और ऊपर का पत्ती जैसा सब बिखरा हुआ स्ट्रक्चर। तीनों का अलग अलग नाम है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे नीचे वाला भाग कहलाता है होल्ड फास्ट, जिसे हम संलग्नक कहते हैं। तो ये पौधा जो फियोफाइसी है वो जमीन मतलब सबस्ट्रेटम मतलब अधरतल से जुड़ी कैसे रहती है, तो ये जड़ जैसी नुमा संरचना जिसका नाम है होल्ड फास्ट,
जिसे हिंदी में कहते हैं संलग्नक, के द्वारा जुड़ी रहती है। होल्ड फास्ट के ऊपर पतला भाग वो कहलाता है स्टाइप, और इसे हिंदी में वृंत कहते हैं। इसे हिंदी में वृंत कहते हैं, स्टाइप। और सबसे ऊपर वाला भाग, ये जो शाखा जैसी दिखाई दे रही है, इसे फ्रॉन्ड कहते हैं। ये पत्ती के जैसे संरचना है। तो 3 संरचना इनके पौधों में दिखाई देती है। सबसे पहला नीचे अधर तल से जुड़ने वाला फ्रॉन्ड, इंग्लिश में याद करो, हिंदी में याद करो, वॉटएवर आपको बस याद करना है, जिसे संलग्नक कहते हैं। बीच उसके बाद स्टाइप जो वृंत की तरह काम करता है, और सबसे ऊपर पत्ती जैसी संरचना जिसका नाम है हम उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। तो ये फ्रॉन्ड वाली कहानी हो गई। तो इसकी संरचना स्ट्रक्चर याद रहेगा तो याद रखिएगा, इसे हिंदी में लिख लेना। तो ये हो गया भाई हमारा संलग्नक, ठीक है, ये नीचे वाला संलग्नक हो गया। ये वाला भाग जो है हमारा, इसे हम कहेंगे वृंत। तो ये वाला भाग हो गया हमारा वृंत। और सबसे ऊपर ये जो पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हिंदी में पत्ती ही कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है फ्रॉन्ड। तो 3 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं जो फियोफाइसी को फियोफाइसी बनाते हैं। मुख्य रूप से इनका रंजक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल, वॉचएवर, ये सारी बातें। और उसके अलावा इनमें क्या स्टोर रहता है, तो स्टोर रहने वाली बात जो है वो है कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम है लैमिनारिन एंड मैनिटोल। लैमिनारिन और मैनिटोल ये स्टोर रहता है। और इसके बाद सबसे आखिरी में कुछ चीज याद करनी है, तो इनकी संरचना। ये पॉइंट बना के आप समझिएगा, और इन पॉइंट को जब जितनी बार आप बोलेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे, खुद से बातें करेंगे, उतना मजा आएगा इसे पढ़ने में। ओके, ये संरचना हो गई। अब पत्ती की तरह प्रकाश, मतलब ऊपर वाला भाग प्रकाश संश्लेषी होता है। ये डायग्राम को देखो, डिक्टियोटा का ये डायग्राम और ये डायग्राम देखो। इसमें देखने में समझ नहीं आएगा, इसलिए मॉडुलर डायग्राम बनाए जाते हैं। ये देखो, ये फ्यूकस है, अब ये फ्यूकस ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये यहाँ पर लैमिनेरिया है, ये ऊपर का लैमिनेरिया ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दोनों डायग्राम मैंने डाल रखे हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि वो हो कैसा दिखाई दे रहा है। ये जो बीच बीच में ऐसा गोला गोला दिखाई दे रहा है ना, ये उसका एयर ब्लैडर है, वहां पे हवा भरी हुई रहती ताकि ये उभरता रहे, उड़ता रहे। उम्मीद है ये बात आपको यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही होगी। क्लियर है यहां पर? पक्की बात, समझ में आ रहा है? यस नो? सर मैं पढ़ाते रहूं? ओके, ठीक। ओके, अब इसके आगे बात करते हैं। तो ये संरचना हो गई। अब इसके एग्जाम्पल क्या भाई? तो अभी तक जिन जिन को बार बार मैं बोल रहा हूं, उन्हीं चीजों का एग्जाम्पल बना लो बच्चे। इसीलिए मैं पहले से एग्जाम्पल डाल देता हूं ताकि 3 से 4 बार उसी के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ तो हमें याद हो ही जाएगा। तो जैसे सबसे पहला लैमिनेरिन, तो इसके एग्जाम्पल में जब हम बात करें तो इसके सामान्य सदस्य, सबसे पहला पार्ट है एक्टोकार्पस, उसके बाद डिक्टियोटा, ये डायग्राम दिखाया था मैंने, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिन, सार्गासम और फ्यूकस, ये इसका ट्रिक हुआ। अब इसको ट्रिक बनाने के लिए हम लोगों को यहां पर याद करना है कि क्या है, कैसा है, क्या क्या चीज हम लोगों को इसमें और याद हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिन, सर्गासम, फ्यूकस, ये एग्जाम्पल है। एक्टोकार्पस, सर्गासम ये हो गया, लैमिनेरिन, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये 4-5 एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ना है। हो सकता है कैल्प वगैरह भी हो सकता है। तो इसका कुछ भी आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लीजिए। जैसे हो सकता है SELF, ये हो गया SELF, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, डी सेल्फ, अपने हिसाब से जो भी मन करे बना लो। डी सेल्फ, डी मींस डिक्टियोटा, एस फॉर सार्गासम, ई फॉर मतलब एक्टोकार्पस, एल फॉर लैमिनेरिन और लैमिनेरिया, और एफ फॉर फ्यूकस। इस हिसाब से हम इसको ट्रिक के बेसिस में सारी बातें करेंगे। अभी आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? सुन पा रहे हैं सभी लोग? आगे ज्वाइन हुए? आ रही बात? तो इस तरह से हमारा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है फियोफाइसी, मतलब वो सवाल जो दुनिया को 50% कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्ति दिलाते हैं, उनका भूरा रंग क्यों होता है, ये अपना जीवन कैसे चलाते हैं और कौन कौन है इसके सदस्य, ये हमने ये बात कर ली। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा। अगले पार्ट की तरफ में बढ़ते हैं। फियोफाइसी का जनन, रिप्रोडक्शन, सबका जनन वैसा ही है, बस याद रखना है। ये इतनी थ्योरी को पढ़ के ना घबराने का नहीं है। अलैंगिक जनन, जो कायिक जनन विखंडन के द्वारा टूट गया। अब लैंगिक जनन जो है वो स्पोर याद कर लो, किस स्पोर के द्वारा हुआ, बस
और ये स्पोर, कहानी खत्म। फिर जब हम लोग लैंगिक जनन की बात करेंगे तो मिलने वाले युग्मक कभी समान आकृति के, कभी असमान आकृति के, कभी विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति के होंगे। ये 4 बातें हमें पढ़नी, इसीलिए मैंने पहले ही इसे पढ़ा दिया है ताकि दोबारा पढ़ने जो है वो आपको भी समझ में नहीं आए। वाटर ब्लूम इसके कारण से नहीं आता बच्चे, वो रोडोफाइसी की वजह से, हम उसके बारे में बात करेंगे। लाल सवाल कहते हैं उसको, रोडोफाइसी। अगला सवाल, तो कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है। शुरू होते ही टॉपिक खत्म, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। अगला कहानी, अलैंगिक जनन। अब इसके पास में बीजाणु बनते हैं। अलैंगिक जनन के बीजाणु जो हैं वो नाशपाती के आकार के होते हैं, जूस्पोर। तो अब हम इसके अलैंगिक जनन की बात करते हैं। मान लो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, हालांकि सेक्सुअल के बारे में बता रहा, असेक्सुअल के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है? नाशपाती के आकार का, ऐसा कुछ संरचना यहां पर बनती है। फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो मुख्य बात क्या होगा अलैंगिक जनन की? जूस्पोर के द्वारा होता है। अब जूस्पोर अगर आपको याद कर लिया तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि वो जू मतलब गतिशीलता, और गतिशीलता मतलब उसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, अन्यथा कैसे गति करेगा भाई वो? अगर वो गति करेगा तो फ्लैजिला की वजह से ही कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ये बात ध्यान रख लेना। फ्लैजिला असमान होते हैं और पार्श्वीय रूप से जुड़े रहते हैं। कि फ्लैजिला भी अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अलैंगिक जनन भी खत्म। तो क्या पढ़ने को मिला अलैंगिक जनन? सिर्फ और सिर्फ स्पोर का नाम, जूस्पोर। अगर ये इतना लिख लिए ना कि अलैंगिक जनन जूस्पोर के द्वारा होता है, ये कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको जूस्पोर का मतलब मालूम होना चाहिए। और मैं पिछले 4 से 5 क्लास से बार बार जूस्पोर पढ़ा के आपको समझा चुका हूं कि जिस किसी के पास फ्लैजिला पाया जाएगा, कशाप पाया जाएगा, वो गतिशीलता उसके पास में होगी और वही गति करेगा। उसका नाम जूस्पोर हम रखेंगे। Isn't it clear एकदम कहानी? अगली कहानी, लैंगिक जनन। फिर मैंने वही कहा कि यहां पर अब युग्मक की आकृति निर्भर करेगी। सम युग्मक, समान प्रकार के युग्मक, असम युग्मक, एक बड़ा और एक छोटा युग्मक, बट आकृति समान है। उसके अलावा विषम युग्मक, पहले पढ़ चुके हम लोग इसके बारे में। तो युग्मक का संयम ऐसे ऐसे होता रहता है, तीनों प्रकार का। आइसोगैमस भी होगा, एनाइसोगैमस भी होगा और यूगैमस भी होगा। अब इसका मिलन के ऊपर बात किया जाएगा तो संगम जो है जल के द्वारा होगा, जल के द्वारा होता है। जल के बिना शैवाल जिंदा नहीं रह सकते, तो उनका जो संगम है मतलब निषेचन किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा। कई बार ये सवाल आएंगे कि यदि अगर मान लो जल ना हो तो क्या शैवाल का निषेचन होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। शैवाल का निषेचन बिना जल की उपस्थिति के नहीं हो सकता। इसके अलावा ये नाशपाती के आकार की पायरिफॉर्म जो संरचना है वो नाशपाती के आकार की बनती है। इसे पार्श्व की 2 फ्लैजिला के द्वारा होता है। तो ये स्ट्रक्चर पूरा वहां पर समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। पायरिफॉर्म नाशपाती के आकार की वो आपस में मिलती है, अंडवाहिनी, और उसके अंदर निषेचन भी हो सकता है। ये बात वहां पर हमारी क्लियर है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर पूरा फियोफाइसी, उसकी संरचना, उसका रिप्रोडक्शन, उसकी कहानियां, सब बातें हमने पढ़ ली। अब हम लोग अगला जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, नाम है रोडोफाइसी। उम्मीद है, फिर से मैं कहता हूं, जब जब नया टॉपिक शुरू होगा वो तब आपको क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी को तुरंत रिवीजन करना है कि किस किस आधार पे ये टॉपिक में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले लाल शैवाल, इसका नाम है रोडोफाइसी। क्यों है भाई ये लाल? रेड एल्गी क्यों कहा जाता है इसे? तो लाल शैवाल है, इस वजह से इसका नाम जो है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी कहने के पीछे इनका पिगमेंट का नाम है, और वो पिगमेंट का नाम है आर फाइकोइरिथ्रिन। नाम क्या है? आर फाइकोइरिथ्रिन। तो रोडोफाइसी से रोडोफाइसी, और आर फॉर रोडोफाइसी, आर फॉर आर फाइकोइरिथ्रिन। तो इनके पास जो केमिकल है वो आर फाइकोइरिथ्रिन है, जो इन्हें लाल रंग देता है। इस तरह से जो लाल रंग दे रहा है वो फाइकोइरिथ्रिन ही दे रहा है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में ही पाए जाते हैं, मतलब ये स्वच्छ जल में नहीं, समुद्री जल में ही पाए जाएंगे। समुद्र के गर्म क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अधिकतर वहां पर भी रहते हैं जहां पर बहुत अधिक प्रकाश रहता है। ये भी बात है, इन सब के ऊपर कोई खास सवाल नहीं आएंगे। मुख्य रूप से केमिकल आर फाइकोइरिथ्रिन। समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश कम होता है वहां पर भी पाए जाते हैं, जहां प्रकाश ज्यादा है वहां पर भी पाए जाते हैं, गर्म क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। इसलिए इसका आवास हमने पढ़ लिया, और मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाएंगे। ये एग्जाम्पल है पोरफायर एंड पॉलीसाइफोनिया, हम बात करेंगे इसके बारे में। ये कुछ इस तरह से देख रहे हो यहाँ पर, ये कैसे यहाँ पर इतना ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये एग्जाम्पल है। तो हमने इसके कलर के बारे में बात कर ली। इसके अलावा हम लोगों को मालूम है कि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी होता है। फ्यूकोजेंथिन के बारे में भी मालूम है हमको, आर फाइकोइरिथ्रिन भी हमने यहां पर देख लिया। तो ये 4 केमिकल इसके रंग के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल,
जो लाल सवाल है, लाल थैलस अधिकांशतः बहुकोशिकीय होता है। अब ये सवाल भी पूछा जाता है, ये जो लाल रंग का थैलस है ये बहुकोशिकीय होता है, इसके पास जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाएगी, थैलस पाया जाएगा, और ये जो है बहुकोशिकीय हमेशा होता है। इसकी संरचना बड़ी जटिल होती है, ये भी बात कोई बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके पास कौन सा भोजन जो है वो स्टोर रहता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। क्या बात है अंबिका कुमार, बहुत बढ़िया बात है। इनके पास जो भोजन स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सबसे पहले के पास में स्टार्च, वो भी पाइरिनॉइड स्टार्च, सेकंड वाले के पास भी कार्बोहाइड्रेट बट लैमिनेरिन और मैनिटोल, और इसके पास है फ्लोरिडियन स्टार्च। तो तीनों के भोजन जरूर याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब इस स्टार्च की रचना हम देखें, अगर इस फ्लोरिडियन स्टार्च को देखें तो ये है क्या, तो ये एक्चुअली एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन के जैसा ही दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये है क्या, तो आप कहेंगे ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलती जुलती संरचना है। ग्लाइकोजन क्या होता है? हमारे शरीर में स्टोर रहता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का स्टोर फॉर्म है, वैसे ही शैवाल में भी फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर रहता है, उसके बेसिस में ही सारी कहानी आगे चल पाती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस स्टोर रहता है, और उसके बेसिस में हम बात करेंगे कि इनके पास में फ्लोरिडियन स्टार्च है। अगला सवाल, फ्लोरिडियन स्टार्च के अलावा इनका सदस्य कौन कौन है? कौन कौन है इसके सदस्य? तो आप इसका ट्रिक बना सकते हो, पीपी जीजी या पीजी पीजी, जो भी आपको ट्रिक बने। पी फॉर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लाइसिरेलिया और जेलिडियम, ये सब नाम याद रखना। तो आप इसका ट्रिक बना सकते हो पीपी या जीजी, पीपी जीजी या पीजी पीजी, जो भी आपको ट्रिक बने बना लेना। पोरफायरा, जेलिडियम, पॉलीसिफोनिया और उसके बाद जो है ग्रेसिलेरिया। ओके, इस तरह से इसका एग्जाम्पल मस्ट है दोस्त, बिना एग्जाम्पल के कहानी नहीं बनेगी। रेड सवाल अगर बात हो रही है तो पॉलीसिफोनिया तो याद रहना ही चाहिए। तो पीजी पीजी इज अ ट्रिक ऑफ रोडोफाइसी। क्लियर कहानी? अगले पार्ट में पहुंचते हैं। अगली कहानी फिर इसके जनन को लेकर आएगी कि कैसे जनन जो है ये पैदा होगा, जनन कैसे करेगा, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो इसके आकार जो है, रोडोफाइसी हमेशा क्या होता है? कायिक जनन विखंडन। बोला ना, टॉपिक शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो 3 जनन में 1 जनन तो खत्म, तुरंत विखंडन, टूटो और नया बना लो, ये कहानी हो गई। अलैंगिक जनन पे फिर आएगा स्पोर के बारे में। उसके पास में जू स्पोर था, इसके पास में अचल स्पोर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका नाम है स्पोर, नॉट जू स्पोर। क्यों जू स्पोर नहीं है? क्योंकि इसके पास अचल है, और अचल है इसका सीधा सा मतलब इसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? इसके पास फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, दैट्स वाई ये अचल है। इसके अलावा लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन के द्वारा भी इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, और यह युग्मक विषम युग्मकी होगा। मतलब विषम युग्मकी मतलब अलग अलग आकृति के दोनों रहेंगे। और इसके पश्चात निषेचन उत्तर विकास होता है, और उसके बाद एक बार निषेचन हो गया, उसके बाद विकास करके वो अपने आप को डेवलप करके पूरी कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है इस तरीके से ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। ये उसके डायग्राम है। तो ये लाइफ साइकिल है पॉलीसिफोनिया का, कैसे अपना लैंगिक जनन करते, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए मैंने बता दिया है। आप इतना भी जानेंगे तो आपके लिए कहानी बन जाएगी। तो एनसीईआरटी जिस टॉपिक को एकदम कवर करती है वो ये लाइन है, लाइन टू लाइन आपको समझ में आएगी। हर एक लाइन मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, एक चीज नहीं छूटेगी। इतना भी पढ़ लिए ना तो 11th और नीट तो डन है बेटा। नीट में मतलब ऐसे नंबर आएंगे ना कि पूछो मत, कोई समस्या नहीं होगी। नीट एकदम जबरदस्त डन हो जाएगा, बस पढ़ते भर रहना। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इसके चार्ट, इसका रिप्रोडक्शन को बार बार पढ़ो। बाकी फिर वही रन क्यों है, स्टोर किसको रखा हुआ है, कहानी खत्म। मेन चीज है रिप्रोडक्शन को जितनी बार बार पढ़ोगे उतना मजेदार आता रहेगा। और वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, उसको आप लोगों को वो समझ में आएगा। ज़ैंथोफाइसी, ज़ैंथोफिल, और ये जो केमिकल जिनमें सबसे ज्यादा ज़ैंथोफिल वाले केमिकल पाए जाते हैं उसे हम ज़ैंथोफाइसी कह देते हैं। अलग से कोई प्रजाति नहीं है, 3 ही नाम है इसके। इसी के अंदर फिर कुछ अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, इस केमिकल के आधार पर ये नाम, इस केमिकल के आधार पर ये नाम, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं। बनी बात समझ में, दिमाग में? यस या नो? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये टोटल
ओवरऑल जितना भी टॉपिक था उन सब के मुख्य मुख्य एग्जाम्पल के डायग्राम हैं जो एनसीईआरटी में हिंदी में भी लिखे रहते हैं। ये देखो, ये सबसे पहला पार्ट जो है ये हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रीन एल्गी के बारे में, दोनों ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे वॉलवॉक्स का एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हैं, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ये जो दूसरा पार्ट है ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, वही हिंदी में जो मैं बोल रहा था कि क्या इस टाइप है ना, तो प्रपर्ण मतलब फ्रॉन्ड, उसके बाद वृंत स्टाइप, और ये है होल्ड फास्ट, ये ब्राउन एल्गी का, ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल है। तो ये जो पार्ट है वॉलवॉक्स है, ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है लैमिनारिन का, फिर उसके बाद ये डिक्टियोटा, ये फ्यूकस, ये पार्ट हो गया। और इन दोनों में से एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है तो ये पोरफायरा है और वो पॉलीसिफोनिया है। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी और आपकी बुक का जो है एकदम समझ में आएगा। नीट ही करना है, ऑप्शन ही नहीं है। बच्चा लोग मेरे से पढ़ रहे हो ना, उसके बाद अगर नीट नहीं निकालोगे तो मजा नहीं। तुम्हें करना कुछ भी करना, लेकिन एक बार नीट का एग्जाम जरूर देना, बड़ा मजा आएगा यार डॉक्टर बनने में। आजकल देख रहे हो पूरी दुनिया डॉक्टर 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 कर रही है, कुछ नहीं तो अपने घर को तो संभालोगे अच्छे से, ठीक है। तो डॉक्टर बनना बहुत महान चीज है भाई दुनिया में। याद रखना, हर प्रोफेशन जो है, हर प्रोफेशन बहुत मजेदार है, लेकिन उनसे भी सबसे अच्छा प्रोफेशन जो बहुत इज्जतदार सा प्रोफेशन है, यदि आप उसे मेंटेन कर पाए तो वो है डॉक्टर। लेकिन ये उनके लिए है जो उसे पैशन मानते हैं, जो उसे अच्छा करने लगे। बहुत सारे लोग सिर्फ दिखावा के लिए डॉक्टर बनते हैं, ऐसा कि मैथ्स ले नहीं सकते, ऐसा वैसा डॉक्टर बन गए, तो उनके लिए नहीं। हजारों डॉक्टर ऐसे घूमते भी रहते हैं, उनका कोई कदर अदर नहीं। लेकिन रियलिटी में जो अपनी इस कार्यक्रम को सेवा के भाव से या लोगों को समझाने या लोगों के जीवन बचाने की तरफ लेकर जाते हैं, वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं और उन्हें बहुत जीवन में सम्मान मिलता है। इसलिए अपना ध्यान लगाइए। अच्छा, बायोलॉजी आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिए हैं, बहुत स्कोप है, बस पढ़ते बस चलो। इसलिए अपना इंटरेस्ट बना के रखो, फ्यूचर ब्राइट है, मैं कह रहा हूं, लगे बस रहना, जुड़े बस रहना, हमसे आपका फ्यूचर ब्राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन पहले छोटी छोटी बातों को एक्सेप्ट करना सीखिए, पढ़ना सीखिए, मजा आएगा। तो इसके बाद ये डायग्राम हो गया। आखिरी में वही फ्लो चार्ट जो मैं अभी थोड़ी देर पहले हिंदी में पढ़ाया था, उसे मैं एक बार इंग्लिश में समझा देता हूं। ये भी आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, हालांकि कोई खास बात नहीं है, वही जो हिंदी में था वही इंग्लिश में है, लेकिन आखिरी है इसलिए जल्दी से समझा देता हूं। देखो भाई, क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम क्या है? ग्रीन एल्गी, हरा शैवाल कहते हैं, मैंने आपको बताया। ब्राउन एल्गी जो है फियोफाइसी है, रेड आइसी जो है वो रोडोफाइसी है। मुख्य रूप से केमिकल क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ए सी और फ्यूकोजेंथिन, ये मैं आपको हिंदी में पहले ही पढ़ा चुका हूं। इंग्लिश वाला इसलिए मैंने यूज किया है क्योंकि आपको दोनों का कंपेरिजन बन जाए। ये थोड़ा सा ज्यादा इलोबरेट वाला पार्ट है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन। ये कहां का रोडोफाइसी में क्या रह सकता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन का नाम क्या है? आर फाइकोइरिथ्रिन। स्टोर क्या क्या करते हैं? ये स्टार्च, वो भी पारिनॉइड वाला, ये स्टार्च जिसका नाम मैनिटोल लैमिनारिन है, वो भी स्टार्च बट वो फ्लोरिडियन स्टार्च। क्लियर? इनकी सेल वॉल क्या है? सेल्लोज की है। ये सेल्लोज और एल्जिन की बनी है, वो सेल्लोज की ही बस बनी रहती है। इसके बाहर पेक्टिन्स की एक वॉल और पाई जाती है सेल्लोज के बाहर में। ओके, इनके पास जो फ्लैजिला है वो 2 से लेकर 8 तक फ्लैजिला, सबकी आकृति बराबर बनी रहेगी, इक्वल रहेंगे। फियोफाइसी में 2 ही फ्लैजिला पाए जाएंगे, एक बड़ा और एक क्या रहेगा? छोटा। और ये क्यों अचल है, क्यों जूस्पोर नहीं है? इन दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की तो बात ही खत्म हो गई। फ्लैजिला पाया जाता है तो जूस्पोर ही रहेंगे। इसमें अचल बीजाणु बताया है, इस डायग्राम को देखकर ही समझ में आ सकता है। जब फ्लैजिला अनुपस्थित बोल रहे हो तो चल घूमोगे कैसे? तो अचल बीजाणु हो गया, ये मेन चीज हो गई, ठीक है। और उसका स्टोरेज वाला पार्ट हो गया कि कैसे कैसे जगह पे रहता है। तो हो सकता है फ्रेश वाटर में भी रहे, ठीक है, सॉल्ट वाटर में भी रहे, और दोनों का मिला के अगर वाटर कहते हैं तो उसे ब्रैकिश वाटर कहा जाता है, ठीक है। समुद्री जल, स्वच्छ जल और उन दोनों का मिला जुला बीच वाला पार्ट ब्रैकिश, ये तीनों जगह रह सकता है। ये भी फ्रेश, ठीक है, में बहुत कम रहता है, सॉल्ट एंड ब्रैकिश में ज्यादा रहता है। तो ये फ्रेश में कम रहता है, सॉल्टी में ज्यादा रहता है, और ये टोटल सॉल्टी में रहता है। टोटल सॉल्टी, जहां ज्यादा नमकीन समुद्री जीव रहेंगे वो यहां पर। तो ये फ्रेश, सॉल्ट, बीच वाले तीनों में रह लेता है। ये फ्रेश में नहीं रहता, बीच वाला सॉल्ट में रहता है, और ये पूरी तरह से सॉल्ट में रहता है। ये हार्श कंडीशन एकदम होंगी, ये सब बताएं, कल बताया था मैंने, एकदम क्लियर रखिएगा। तो इस तरह से हमारा एल्गी का जो पार्ट था वो वेरी 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 क्लियर होना चाहिए विथ एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल के साथ सारी बातों को मजेदारी से पढ़ के रखना है। उम्मीद है आप ये पूरा काम अच्छे से करेंगे। अब हम प्लांट किंगडम का थोड़ा सा बड़े वाले भाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसका नाम है ब्रायोफाइटा। तो पहला छोटा भाई एल्गी के बारे में पढ़ लिया, इससे थोड़ा सा डेवलप रहेगा ब्रायोफाइटा।
लगभग वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा डेवलप रहेगा। डेवलप मतलब थोड़ा सा विकास इसमें हो चुका होगा, उससे ज्यादा संरचनाएं इनके पास में होंगी। तो जो जो संरचनाएं हम पढ़ चुके हैं अब उन्हें पढ़ना नहीं है, अब बस उससे क्या विकसित हुआ ब्रायोफाइटा, बस उतना जानना है हमें, कौन कौन सी बातें विकसित हुई। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इनकी संरचना थोड़ी सी बड़ी दिखाई देने लग गई, इनके पास कुछ पत्ती जैसा दिखाई देगा, कुछ संरचना बड़ी होने लगी। तो शैवाल से बड़े थे ये, इसलिए इनका नाम था ब्रायोफाइटा। शुरुआत करते हैं ब्रायोफाइटा की मजेदार कहानी, और ये डायग्राम, ये कहानियां और इसका उपयोग बहुत ज्यादा जरूरी है और आप हमेशा इसे जीवन में पाएंगे। जहां भी आपने इसे देखा होगा जरूर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रायोफाइटा के डायग्राम को पहले नजर भर के देख लो, ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या? ऐसे कुछ डायग्राम आप लोगों ने अपने आसपास कहीं देखा है? दीवालों में उगता ऐसी संरचना, पेड़ पौधों में उगती ऐसी संरचना, पहाड़ों के, नदियों की झीलों के आसपास उगती ऐसी संरचना, क्या दीवारों पर उगती ऐसी संरचना, ऐसा कहीं आपने देखा है? अगर देखा है तो नो डाउट दोस्त वो ब्रायोफाइटा है, वो ब्रायोफाइटा है, आपने देखा है और देख लिया मतलब आधा समझ में आ गया, बस थोड़ा सा पढ़ना है बस हम लोग को अब। तो यदि आपने ये संरचना देखी है तो आपका आधा काम आसान हो चुका है और बस हम इसके आगे थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे ब्रायोफाइटा के मुख्य दो एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉस और लीवरवर्ट हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। मॉस और लीवरवर्ट, ब्रायोफाइटा हम सिर्फ दो लोगों के बारे में बात करेंगे, मॉसेस एंड लीवरवर्ट। ये ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, हम इनके बारे में समझेंगे बाद में। अब ये हमेशा ब्रायोफाइटा रहता कहाँ है? तो हमेशा पहाड़ी और छायादार क्षेत्र में रहते हैं। पहाड़ियों में नम और छायादार, जहां थोड़ी सी नमी रहेगी, जहां थोड़ी सी छाया रहती है, वहां जरूर पाए जाते हैं। अब दीवार में लगातार पानी पड़ रहा है, वहां पर छाया है तो उसके ऊपर ये पाया जाएगा। ये लगातार पानी बह रहा है, यहाँ पर छाया तो पूरे उसके पहाड़ पत्थर पे ऊपर बन गया। ये पेड़ों में भी ऐसे नम स्थानों पर, तो जहां पर भी नमी पाई जाएगी, छाया पाई जाएगी, वहां पर ब्रायोफाइटा उग जाएगा। एल्गी पूरी तरह से पानी में रहता है, ये थोड़ा सा पानी से दूर, बट नमी ही जरूरी है इसके लिए। पानी से दूर है, बिल्कुल पानी में डूबा हुआ रहेगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा बाहर निकला है, बट फिर भी जरूरत अभी पानी की इसको है, बिना पानी के इसका कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसे ब्रायोफाइटा, मैंने कहा ना पादप जगल के जल स्तर एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ये जल से बाहर आ गए। जल स्थल चर मतलब क्या? जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो पहली बार जल से थल में आने का कार्यक्रम किसी ने किया था, वो ब्रायोफाइटा था। लेकिन ये पूरी तरह से बाहर नहीं आए थे, ये अभी भी मतलब जो अपने जीवन चलाने के लिए नम जगह पर जहां पानी उपस्थित था बस उसे थोड़ा दूर निकले थे। शैवाल पूरी तरह से पानी के अंदर थे, तो ये थोड़ा सा शैवाल पानी से थोड़ा दूर हुए, बट पानी इनके लिए जरूरी है, थोड़ा सा दूर, बस एकदम साइड में। तो एम्फीबियंस कहा जाता है। कई बार ये सवाल डायरेक्टली भी पूछा जाता है कि पादप जगत का एम्फीबियंस या उभयचर किसे कहा जाता है, नीट एम्स में बहुत पूछा गया है। तो इनका एम्फीबियंस जो नाम है उभय जल स्थलचर या उभयचर जिसे हम कहते हैं, वो ब्रायोफाइटा होते हैं। ये बात हो गई। ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जन पर निर्भर करते हैं। मैंने क्या बात कही कि भाई कितना भी जल भूमि पर रह ले, लेकिन अगर जनन करना है, जनन मतलब इनको अपने युग्मकों को स्थानांतरित करने के लिए जल के बिना नहीं कर सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है ना, कि भाई ब्रायोफाइटा को जल की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जल भूमि पर रह तो लेता है, ये पहाड़ों में रह तो लेगा, लेकिन जब जब इनको अपने युग्मक को स्थानांतरित करना है, उसके लिए इन्हें जल की आवश्यकता होगी। बिना जल के ये अपने युग्मकों को स्थानांतरित नहीं कर सकते। ये मुख्य बात है। कहां पर पाए जाते हैं? नम, सीलन, आर्द्र, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये बात हो गई। अब ये अगला वर्ड आता है, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये क्या पॉइंट होता है? अनुक्रमण मतलब क्या है? अनुक्रमण का मतलब होता है सक्सेशंस, और सक्सेशंस को पढ़ने के लिए आपको 12th का इकोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मैं सामान्यता भी थोड़ा सा समझाता हूं। देखो होता क्या है, मान लो कोई पहाड़ है एकदम, जैसे एग्जांपल यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा, नहीं बना है, नहीं बन रहा है क्या? ओके, बट ऐसे समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ये मान लो पूरा एकदम पूरा पहाड़ वाला भाग था, मिट्टी थी, उसके ऊपर ये पौधा लगने लग गया, आया ना, शैवाल ब्रायोफाइटा लग गया। इसका मतलब है धीरे धीरे उसमें नमी बन गई, उसका पहाड़ जो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? टूटने लग जाएगा। ये पहाड़ धीरे धीरे टूट के जो है वहां से टूट के गिरने लग जाएगा, मिट्टी बनाने लग जाएगा। और धीरे धीरे यहाँ पर आज जहां ब्रायोफाइटा लग रहा था, धीरे धीरे बड़े पौधे लगने लग जाते हैं। कभी आपने सोचा कि एक रेगिस्तान भी जंगल बन सकता है, एक पहाड़ भी एक जंगल बन सकता है? उसके लिए सबसे बड़ा रोल जो है वो ब्रायोफाइटा का है। अगर किसी जंगल को, अगर किसी पहाड़ को जंगल में परिवर्तित करना है, तो वहां पर सबसे पहले धीरे धीरे ये मॉसेस वगैरह वहां जमना शुरू करते हैं।
तो वो जब धीरे जगह कोई छाया वाली जगह में रह गए, वहां पर धीरे धीरे वहां पर थोड़ा सा जो है टूटने लग जाता है। उसे तोड़ना शुरू किया, मिट्टी जमाना शुरू किया, पानी जमाना शुरू किया, उसे तोड़ तोड़ के धीरे 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 मिट्टी बनाना शुरू करता है। और बाद में इनकी मदद की वजह से बाद में यहां पर बड़े बड़े पौधे डेवलप होते हैं, और जैसे ही बड़े पौधे डेवलप होंगे वो टूट जाता है। हाँ, हम का बात करेंगे उसके बारे में, अभी हम लोगों ने उसके ऊपर समझा नहीं है, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो ये अनुक्रमण का मतलब आप समझ लीजिए कि अनुक्रमण मतलब सक्सेशंस, एक नई प्रजाति, एक नए प्रकार के विकास को जहां पर दिया जाएगा। पहाड़ को अगर जंगल में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले ये ही वहां पर उगते हैं। पहला जीव जंतु, पहला पौधा जो उन जगहों पर जहां पर जीवन नहीं हो रहा है, जहां पर पौधे विकसित नहीं हो रहे हैं, वहां पर अगर विकसित करना है तो हमें ब्रायोफाइटा की ही जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं ब्रायोफाइटा की संरचना में। तो अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से देखो कि ब्रायोफाइटा की संरचना क्या गुल खिलाती है, क्या क्या इनको आपके इनकी इसके पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इनमें सबसे पहली एक बात दिखाई देती है कि इनके पास में पाया जाता है थैलस। क्या पाया जाता है? थैलस। ये थैलस मतलब जिनके पास जड़, तना, पत्ती ऐसा कुछ स्पेशल नहीं पाया जाएगा, उसको हम लोग थैलस कहते हैं। तो इनके पास में भी कुछ ऐसा कहीं पे जड़ हो, कहीं पे तना हो, कहीं पे पत्ती हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, पूरा एक थैलस जैसा संरचना होता है। ये मुख्य बातें हो गई, ये पहला चीज हो गया इनके पास में। दूसरा चीज ये है कि इनके पास जड़ जैसी संरचना, जड़ जैसी संरचना, जड़ नहीं जड़ जैसी संरचना बस पाई जाती है। ये नीचे 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 ऐसा ऐसा हल्का रेशा जैसा दिखाई दे ना, जो जड़ जैसा, इसे हम कहते हैं मूलाभ, राइजॉइड इसे कहा जाता है। क्या नाम है इसका? राइजॉइड भी कहा जाता है। तो ये इसके पास में उपस्थित रहेगा। तो इनमें ये कुछ संरचना आपको दिखाई देती है, मैं इन सब के बारे में डिटेल में अच्छे समझाऊंगा पहले, अभी तो सिर्फ डायग्राम देखना है। ये संरचना पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये आनुवांशिक अंग है, स्त्रीधानीधर और ये पुंधानीधर, जिसे हम कहते हैं आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम। इन दोनों के ऊपर में चैप्टर 3, बिल्कुल हाँ, ये चैप्टर 3। इन दोनों में कई बार नीट में सवाल आता था, या 12th में 11th में भी सवाल आता था कि कैसे पहचानेंगे कि ये स्त्रीधानीधर है कि वो नरधानीधर है, पुंधानीधर जिसे हम कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो इसके ऊपर भी आगे हम बात करेंगे। सिर्फ डायग्राम देख के बस ये समझ में आता है। देखो भाई, इसका डायग्राम एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया सुंदर सा दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम। और जो एकदम सुंदर सा ऐसा बिखरा हुआ ऐसा प्यारा सा डायग्राम दिखाई देगा वो है स्त्रीधानीधर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा व्यवस्थित है, स्टैब्लिश है, सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्त्रीधानीधर है। और दूसरा, ये कोई व्यवस्थित नहीं है, बस ऐसा हौच पौच ऐसा 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 बना दिया गया है, कैसा भी अव्यवस्थित है, नहाया नहीं है, घुमा नहीं है, कुछ अच्छा से तैयार नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे पुंधानीधर। मतलब नर जो है वो ऐसा फालतू बिखरा हुआ है, और जो मादा है यहाँ पर वो बढ़िया सुंदर से स्ट्रक्चर बना के रखी हुई है। इस बेसिस में हम इन दोनों को समझते हैं। खैर, हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। दिख नहीं रहा है आप लोगों के एनसीईआरटी डायग्राम में भी सामान्यतः उसे देखने की कोशिश करना, और डायग्राम में भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये क्या मतलब है इसका। इन दोनों डायग्राम में अंतर देखना और उस डायग्राम को बुक में समझने की कोशिश करना कि वो स्त्रीधानीधर क्या है, वगैरह 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 हम लोग बात करेंगे। अब शुरुआत करते हैं यहां से। पहला पार्ट दिख रहा है ना, तो दिखाई दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे अभी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इनके पास क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात, इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। विभेदित मतलब थोड़ा सा इनके पास संरचनाएं ज्यादा होती हैं। दो प्रकार का चीजें होती हैं भाई, एक तो विभाजन, कोशिकाओं का विभाजन होना, और दूसरा उनका विभेदन होना, मतलब अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करना। सबके सब थैलस नहीं, कुछ जड़ भी बना रहे, कुछ तना भी बना रहे, कुछ पत्ती भी बना रहे, तो विभेदत हो गया। तो यहां पर जड़ जैसी संरचना कुछ दिखाई दे रही है, इसलिए इनके पास अधिक विभेदन हुआ है। यह भी थैलस की तरह होता है, और सीधा या तो धीरे धीरे थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है, या तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ या तो सीधा रहेगा। ये इसकी कहानी। ये एक कोशिकीय भी हो सकता है, बहुकोशिकीय भी हो सकता है। नीचे मूलाभ बने हुए रहते हैं, और इन मूलाभ के द्वारा, ये राइजॉइड के द्वारा सबस्ट्रेटम मतलब अध स्तर से जुड़ा रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्तर से कैसे जुड़ जाता है, तो इनके पास मूलाभ पाया जाता है, राइजॉइड। और ये राइजॉइड इन्हें पहाड़ों से, सबस्ट्रेटम से, आधा स्तर से जोड़े रखने की कोशिश करता है, ठीक है, उनके साथ वो जोड़ने की कोशिश करता है। तो एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब उसे नीचे मतलब जोड़ने वाला पार्ट जो है उसे जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल तना पत्तियां उपस्थित नहीं होती। ये भी बात है भाई, जिसके पास जड़ तना पत्ती नहीं रहती उसी के पास में थैलस रहता है। लेकिन जड़ जैसी संरचना कुछ एक दिखाई दे रही है, उसे हम कहेंगे कि हाँ वो मूलाभ है। अगली कहानी में इसमें मूल के समान, मैंने कहा ना मूल के समान मूलाभ,
पत्ती के समान यहां पर जो है वो थोड़ा सा मतलब ये जो थैलस है, ये जो पत्ती जैसा स्ट्रक्चर ये भी दिखाई दे रहा है, और तना जैसा संरचना ये जो स्टेप है सेटा जिसे हम कहते हैं, ये भी तना जैसा दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्टली इनके पास मूल तना पत्ती, जड़ तना पत्ती वगैरह नहीं है, लेकिन उनके समान संरचनाएं कुछ ऐसी इनके पास में दिखाई दे रही है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है सरिता लोधी, आपको उसको फोन करना पड़ेगा, फोन करिए, कांटेक्ट करिए और फिर पूछ सकते हैं आप ऐसा कुछ, है ना। मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, क्षमा चाहता हूं। आप उसके लिए नीचे जो लिखा हुआ नंबर रहता है उस पर कॉल करिए, आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो ये बात हो गई, इनके समान संरचना इनके पास में पाई जाती है। अब इनका जो मतलब सीधी सी बात मैं कह दिया कि इनके पास में समान संरचना, जड़ तना पत्ती नहीं, बट उनके समान संरचना इनके पास में पाई जाती है। इनकी ब्रायोफाइटा की मुख्य कोशिका जो होती है वो अगुणित होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनकी संरचनाओं को अगर खोजेंगे तो इनके पास जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो जोड़े में नहीं, सिंगल रहेंगे वो लोग। जैसे हमारे पास 23 जोड़े पाए जाते हैं तो हम द्विगुणित हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा की संरचना को अगर हम देखेंगे तो मुख्य संरचना, मेन संरचना जो उनकी बॉडी की है वो अगुणित रहेगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रायोफाइटा हमेशा क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। फिर कौन द्विगुणित होंगे? हम ये धीरे धीरे हम इसको समझते चलेंगे। अभी ये अगुणित रहते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं, युग्मक उत्पन्न करेंगे, और जिनके पास भी अगुणित रहता है ना उन्हें हम युग्मकोद्भिद कहते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइटिक। जिनके पास अगुणित कोशिका रहेगी उसे हम गैमेटोफाइटिक कहते हैं, जिसके पास द्विगुणित कोशिका रहती है उसे हम स्पोरोफाइटिक कहते हैं। ये पौधों की गुण है, पौधों की संरचनाएं हैं जिसके बारे में हमें बात समझना है। तो जिन जिन के पास में अगुणित संरचना मतलब बिना जोड़े के गुणसूत्र रहेंगे, एन रहेंगे, उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, और इंग्लिश में इनका नाम होता है गैमेटोफाइटिक। ये हमेशा गैमेटोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं? गैमेटोफाइटिक होते हैं। ये इसके मुख्य बात है। स्टूडेंट यहां तक बातें, चीजों को ध्यान पे रखिए। गैमेटोफाइटिक वगैरह वगैरह कहां पे क्या चीजें हैं, जो चीज आपको समझ में नहीं आया तो समझ में आ सकता है। यहां पर देखो ये गैमेटोफाइटिक है, नीचे की संरचना यहां तक पूरा गैमेटोफाइटिक है। ऊपर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि ये स्पोरोफाइटिक कब बनेगा, लेकिन नीचे संरचनाओं को देखो तो ये दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जड़ जैसा, ये तना जैसा, ये पत्ती जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये पूरा भाग जो है वो गैमेटोफाइटिक है, बस, है ना। और मेन चीज ये है कि युग्मकोद्भिद वाला भाग जो है वो मुख्य भाग ये है कि युग्मकोद्भिद जिसके पास अगुणित कोशिका रहेंगी, और वो किस पे निर्भर रहता है, कैसे निर्भर रहता है, वो हम आगे जाकर डिटेल करेंगे कि वो उसका क्यों मतलब हम उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं, क्यों स्पोरोफाइटिक वो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, हम बात करेंगे। यहां तक उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर होंगी। रिवीजन करिए, जो समझ में नहीं आया फिर मुझे बताइए, नेक्स्ट डे हम लोग फिर बात करेंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच, उम्मीद है क्लियर होगा। क्या बोलते हो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में है? क्लियर ना एकदम भाई? साफ तो नहीं हो गया ना दिमाग से? क्लियर मतलब दिमाग में अंदर जा रहा है ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना, गुड नाइट।